बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो बच्चों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने पाठ 2 का एक नया वीडियो लेकर। अम्ल, क्षार और लवण पाठ हम पढ़ रहे हैं और आप पिछले सारे वीडियोस देख चुके हैं। अब अपना टॉपिक आज शुरू होगा 2.2.1 से। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, यानी कि अम्ल और क्षारक को अगर जल में घोलें तो क्या होता है। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करें। यानी कि हमें पता लगाना है कि अम्लों को जब पानी में घोलते हैं तो क्या होता है। क्रियाकलाप 2.9। एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए। NaCl क्या होता है बच्चों, आपको मालूम है, नमक। तो एक परख नली में हमने नमक ले लिया और चित्र 2.4 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। बच्चों ये चित्र देख लीजिए, ये है चित्र 2.4 HCl गैस का निर्माण। तो बच्चों ये जो चित्र है HCl गैस का निर्माण है, ये प्रश्न भी आ सकता है, इसलिए इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखिएगा। ये जो परख नली है इसमें सोडियम क्लोराइड लिया पहले। ये सोडियम क्लोराइड 1 ग्राम लिया है, यानी एक कांच की परख नली में थोड़ा सा हमने नमक ले लिया है। परख नली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया है। अम्ल मैंने बताया थे आपको, HCl भी अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी अम्ल होता है। आपने क्या परीक्षण किया, क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है। यानी कि ये जो हमने सोडियम क्लोराइड नमक लिया, नमक के ऊपर हमने डाला अम्ल। अब अम्ल डालने के बाद जो गैस निकलेगी उसको ये जो पतली सी देख रहे हो निकास नली बोलते हैं, इसमें से एक गैस निकलेगी। तो ये कह रहे हैं इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र पर जांच कीजिए। ये देखिए, ये सामने नीला लिटमस पत्र लेके खड़े हैं ना, तो जो गैस निकली वह क्या करती है, लिटमस पत्र जो नीला था उसको लाल कर देती है। किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला है शुष्क HCl गैस, दूसरा है HCl का विलयन। अध्यापकों के लिए निर्देश हैं कि यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित करनी होगी। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं और जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। यानी जल की उपस्थिति तेजाब के साथ, तेजाब यानी अम्ल के साथ बहुत ज़रूरी है, तभी जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे। तो इसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, HCl + H2O एरो यानी तीर का निशान, H3O+ + Cl-। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये जो समीकरण बता रही है बच्चों, इसमें H+ आयन कहीं नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि इसका नीचे कारण दिया इन्होंने कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं, लेकिन ये हाइड्रोनियम यानी कि ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रहते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाना चाहिए। बच्चों ये बहुत लाइन इम्पोर्टेंट है, इस लाइन पे एक प्रश्न बन सकता है कि हाइड्रोजन आयन को कैसे दर्शाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन को कैसे दर्शाते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन के रूप में दर्शाते हैं, H3O+ के रूप में दर्शाते हैं। इसकी भी एक समीकरण देखो बच्चों, H+ + H2O तो बनेगा H3O+। हमने देखा कि अम्ल जल में H3O+ अथवा H+ आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। ये जो समीकरण है ये क्षार की जल के साथ क्रिया है। ये NaOH भी क्षार है बच्चों, KOH भी क्षार है, MgOH भी एक क्षार यानी बेस है। देखो बच्चों, NaOH एरो H2O क्या है, जल, क्योंकि हम क्षार की जल से अभिक्रिया देख रहे हैं ना, तो बनेगा Na+ सोडियम आयन बनेगा प्लस OH- बनेगा, यानी ये जो OH- है ये बनेंगे, यानी क्षार है, ये अपने अपने आयनों में विभक्त हो गया। KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका बनेगा K+ OH-।
MgOH होल ट्वाइस है, ये जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा Mg2 प्लस 2OH माइनस। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। जैसे कि अम्ल थे, अम्ल क्या करते थे, अम्ल जो होते थे, देखो आप फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। अम्ल जो जल में होते हैं ना वो H+ आयन देते हैं जिनको हम H3O से लिखते हैं, और जबकि क्षार होते हैं वो जल में OH- आयन देते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। वैसे तो जो जल में घुलनशील नहीं है, सूखे को तो क्षारक, और जल में घुलन हो जाए तो उसे क्षार कहते हैं। अब बच्चों क्या आप जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है, इसको देखना। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में जो घुलनशील होते हैं उनको ही क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका जो स्पर्श होता है बच्चों वह साबुन की तरह स्वाद होता है, जो कड़वा होता है। जो साबुन होता है ना बच्चों, चिकना होता है, आपने देखा होगा। तो क्षार भी कैसे होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं, और इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। तथा प्रकृति संक्षारक होती है बच्चों। ये प्रकृति संक्षारक का मतलब होता है, संक्षारक मतलब बच्चों गलाने वाला, जंग लगाने वाला। तो जो अम्ल तेजाब होते हैं और क्षार होते हैं ना बच्चों, ये चीज़ों को गला देते हैं। आपने कभी देखा होगा किसी वस्तु पर अगर तेजाब गिर जाए तो वह क्या हो जाती है, जल जाती है, गल जाती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। सारणी 2.1 में कौन से क्षारक क्षार हैं? अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ तथा सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। बच्चों यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अम्ल जो होते हैं सभी तरह के वो H+ और सभी क्षारक होते हैं वो OH- आयन देते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया पर प्रश्न आता है। अम्ल प्लस क्षारक एरो लवण प्लस जल HX प्लस MOH एरो MX प्लस HOH H प्लस OH- इन दोनों को मिला के बनेगा H2O यानी जल। आइए देखें कि अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। बच्चों ये चित्र है 2.5। सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी के चिन्ह। ये जो चिन्ह है ये चेतावनी का चिन्ह है कि सांद्र अम्ल और क्षारक वाले बर्तनों में लगे होते हैं, कि यानी इन बर्तनों को अम्ल और क्षार से मत धो लेना। क्रियाकलाप 2.10। एक बीकर में 10 ml जल लीजिए। इसमें कुछ बूंदें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाइए। यानी बच्चों एक बीकर में 10 ml जल लिया है और उसके ऊपर कुछ बूंदें सांद्र H2SO4 की डाल रहे हैं और बीकर को धीरे धीरे घुमा रहे हैं। बीकर के आधार को स्पष्ट कीजिए। बाहर की तरफ से बीकर को स्पर्श करना है, छूना है, अंदर हाथ नहीं डालना क्योंकि इसमें तेजाब है। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया? यह प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है? उपर्युक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए और अपने प्रेक्षण को लिखिए। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तो यानी कि जल में या तो अम्ल घुले या क्षारक घुले, यह प्रक्रिया कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी होगी। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों, जब पानी में एसिड यानी अम्ल डालते हैं तो पानी को हिलाते हिलाते और एक एक बूंद करके डालनी चाहिए, नहीं तो उसके छींटे उड़ते हैं और ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इसका विलयन बहुत गर्म हो जाता है क्योंकि ऊष्मा काफ़ी निकलती है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। आस्फलित मतलब वो उफल कर बाहर आ सकता है। कौन सा विलयन? जब अगर हम पानी में तेजाब गिरा देते हैं
तो वह विलयन उछलकर बाहर आ सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से प्रयोग करना है। अब आगे पढ़ते हैं। तथा आप जल सकते हैं, साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है, यानी कांच के पात्र में ज़्यादा तेजाब डाल दिया तो वो टूट जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन यानी डिब्बे में तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह लगे रहते हैं। ये जो होते हैं चेतावनी के चिन्ह उन डब्बों पर लगे होते हैं जिनमें अम्ल भरा रहता है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या फिर OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं, मतलब पतले होते हैं। तनुकृत मतलब पतले होते हैं। अब बच्चों आगे पढ़ेंगे 2.3। ये जो प्रश्न हैं जो बच्चों, ये प्रश्न ऊपर जितना पढ़ा है उस पर ही आधारित हैं, तो इन प्रश्नों का मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। हाँ तो बच्चों 2.3 अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, यहाँ से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अब तक पढ़ाया हुआ आप किताब में ज़रूर पढ़ लेना बच्चों। और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए और वीडियो लाती रहूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप लोगों को बोर्ड परीक्षा से पहले पूरे 10th का साइंस का कोर्स करवाऊं, जिससे आपको फ़ायदा पहुंचे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दिव्या मैम की तरफ से बाय बाय बच्चों।